आज के स्वाध्याय में सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र साथ साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए, आज प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत जो स्वाध्याय प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव का लेख प्रज्ञा प्रवचन, उसके अंतर्गत अभी पहले भाग में परम पूज्य गुरुदेव के मार्गनिर्देशन के विषय में हम पढ़ रहे थे। हम सभी ने जाना कि जो योजनाएं परम पूज्य गुरुदेव निर्धारण कर गए हैं, उन सप्त क्रांतियों के विषय में पढ़ रहे थे। आइए आगे उसके बारे में जानते हैं कि अगला क्रांति क्या है। अगले क्रांति के विषय में परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं नशा निवारण के बारे में। विषय नशा निवारण क्यों आवश्यकता है और उसके चंगुल में लोग कैसे फंसे हैं। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि लोग भांग अफीम जैसे नशेबाजी की आदत छुड़ाने और जो चंगुल में नहीं फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए प्रचंड लोक शिक्षण देना चाहिए। इन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा करने वाले धार्मिक आयोजन करने चाहिए। भारत की कुल जनसंख्या में से करीब 25% को तंबाकू का किसी रूप में सेवन करते मान लिया जाए तो करीब 24 करोड़ व्यक्ति औसतन 100 रुपया प्रतिमाह विभिन्न रूपों से तंबाकू खरीदने में खर्च करते हैं। ये राशि कुल मिलाकर 2,88 अरब रुपए प्रतिमाह के हिसाब से आती है। और इन सभी नशों का सेवन धीमी आत्महत्या के समान होता है। नशा करना जो है आत्महत्या नहीं, धीमी आत्महत्या कही जा सकती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रखरता, अर्थव्यवस्था, परिवार परंपरा, प्रतिष्ठा की दृष्टि से नशेबाजी को सर्वनाशी ही माना जा सकता है। इस दुर्व्यसन से व्यक्ति और समाज हर दृष्टि से नीचा गिरता जा रहा है। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी जैसी दैवी विपत्तियों से भी बढ़कर मनुष्य कृत नशेबाजी की विनाश विभीषिका के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष छेड़ने की आवश्यकता है। प्रज्ञा अभियान में गायत्री यज्ञों की पूर्णाहुति में तथा जन्म दिवसों में बुराइयां छुड़ाने का जो संकल्प कराए जाते हैं, उनमें अब तक लाखों ने नशा छोड़ा है। इससे भी बड़े कारगर उपाय ऐसे अपनाने होंगे जिनसे इस दुष्ट व्यसन के प्रति हैजा मलेरिया जैसी चिंता की जाए और सतर्कता बरती जाए। इतना आवश्यक नशा निवारण है। इसके बाद गुरुदेव लिखते हैं कि शादियों में जो धूमधाम भरी बर्बादी होता है, उसका भी प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए। सभी जानते हैं कि खर्चीली शादियां अपने समाज को दरिद्र और बेबैन बना दे रही हैं। हर गृहस्थ को अपनी प्रायः 1/3 आदमी आमदनी इसी को प्रथा में खर्च करनी पड़ती है। लड़के वाला दहेज मांगता है और लड़की वाला जेवर तथा धूमधाम। इससे दोनों पक्ष दिवालिया होते हैं, समूचे परिवार को अर्थ संकट में ढकेल देते हैं और शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि आवश्यक कार्यों के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके चुक जाने पर भांति भांति के संकट सहते हैं। कितनी ही सुयोग्य लड़कियां इस कुचक्र में पिसकर कुंवारी रह जाती हैं और तरह तरह के त्रास सहती हैं। गांव की कुल जनसंख्या 70 करोड़ है। 25 करोड़ व्यक्ति शहरों में रहते हैं। ये उस समय की बात है।
गुरुदेव जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये लेख लिखा था। तो 5 व्यक्ति का परिवार अगर माना जाए तो कुल ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या होती है 14 करोड़ तथा शहरी परिवारों की अनुमानित संख्या होती है 5 करोड़। औसतन गांवों में प्रति विवाह 5,000 और नगरों में प्रति विवाह 20,000 खर्च होता है। इस प्रकार गांव तथा शहरों में होने वाले प्रतिवर्ष विवाहों में लगभग 70 खरब रुपए बेकार नष्ट हो जाते हैं। ये उस समय की बात गुरुदेव बता रहे हैं। आज तो लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, कुछ ठिकाने नहीं, असीमित है। खर्चे जो हैं विवाह में असीमित हो गए हैं। इसलिए इस कुप्रथा के विरुद्ध विचारशील लड़के लड़कियों से देन दहेज वाली खर्चीली शादी न करने की प्रतिज्ञाएं कराई जानी चाहिए। अभिभावकों को बिना खर्चे के विवाह करने के लिए सहमत किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में छोटी उपजातियों का सीमा बंधन शिक्षित करके दायरा बड़ा किया जाना चाहिए। प्रज्ञा परिवार के लाखों सदस्य अपने सुधारवादियों में बिना खर्च की आदर्श एवं सामूहिक शादियां करने लगे हैं। अब उस शुभारंभ को देश भर में व्यापक प्रचलन के रूप में सुविस्तृत किया जाना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव लिखते हैं हरामखोरी और कामचोरी का तिरस्कार करना। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव संक्षेप में हर बुराइयों के विषय में, हर दुष्प्रवृत्तियों के विषय में बता रहे हैं। आलस्य और प्रमाद में समय गुजारना खाली रहना बड़प्पन का चिन्ह है और कड़े परिश्रम को दुर्भाग्य मानना। कामचोरी हरामखोरी की शान सौभाग्य और पसीना बहाने वाले को हेय समझने की प्रवृत्ति ने देश को दरिद्र और व्यक्ति को पिछड़ेपन से ग्रस्त बनाया है। इस स्थिति को उलटना, श्रम को सम्मानित करना और उल्टे लोगों का मुंह काला करने वाला वातावरण बनाना ताकि समृद्ध और प्रगति का द्वार सच्चे अर्थों में खुल सके। इसके बाद नंबर 4 पर गुरुदेव बता रहे हैं कि फैशन और फिजूल खर्ची आदि की रोकथाम भी करनी होगी। फैशन, श्रृंगार, ठाट बाट, जेवर आदि के नाम पर अहंकार का प्रदर्शन का जो बचकाना पर इन दिनों चल पड़ा है, उसमें विलासता, कामुकता, उच्छृंखलता आदि दुर्व्यसनों की ही वृद्धि हुई है। ईर्ष्या भड़की है और नकल करने की धुन में कितनों ने ही गरीब रहते हुए भी अमीरी की झूठी सज्जा सजाई है। बढ़े हुए खर्च की पूर्ति के लिए अनाचारी आमदनी की राह बनाई है। आलस्य, प्रमाद आदि बढ़ा है। इस प्रकार खर्च होने वाली राशि अल्प बचत जैसा उपाय अपनाकर बैंक में जमा की गई होती तो उत्पादन कार्य में लगाई गई होती तो सादगी के साथ जुड़ी हुई सज्जनता बढ़ती और बचाई हुई राशि से व्यक्ति तथा समाज की समृद्धि बढ़ने में योगदान मिलता। अपव्ययों में एक संतान की संख्या बढ़ाना भी है। इन दिनों प्रस्तुत जनसंख्या के लिए अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के साधन इतने व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर अनावश्यक संख्या में उत्पन्न की जाने वाली भावी पीढ़ी के लिए निर्वाह एवं विकास के साधन कहाँ से उपलब्ध होंगे। अभिभावकों का अर्थ संतुलन, माता का स्वास्थ्य, बच्चों का भविष्य और देश का भार इस अनावश्यक प्रजनन से गिरता ही चला जा रहा है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम अपव्यय को तो नहीं बढ़ावें। नंबर 5 पर आता अवांछनीय उन्मूलन। अवांछनीयताओं में कितनी ही ऐसी हैं जिनसे जितनी जल्दी पीछा छुड़ाया जा सके उतना ही उत्तम है। मूढ़ मान्यताओं में टोना टोटका, भूत पलीत, भाग्य, ज्योतिष, मुहूर्त, शुभ अशुभ जैसे कितने ही अंधविश्वास पिछड़े वर्गों में फैले हैं और उस भ्रम जंजाल में वे बुरी तरह समय गंवाते और पैसा ठगते और भ्रांतियों में उलझते हैं। कुरीतियों में जाति पात के नाम पर चलने वाली ऊंच नीच की मान्यता, पर्दा प्रथा, दहेज, मृतक भोज, बाल विवाह, व्यवसाय
जैसी कितनी ही कुप्रथाएं जड़ जमाए बैठी हैं, जिससे समाज हर दृष्टि से जर्जर हुआ जा रहा है। अनैतिकताओं में मिलावट, रिश्वत, ठगी, अपहरण, उत्पीड़न से लेकर हत्या, डकैती तक की अपराधी प्रवृत्तियां आतंक मनाती, आशंका, अविश्वास, अनिश्चितता एवं अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न करती हैं। अवांछनीय आकर्षण एवं दबाव के कारण चिंतन एवं चरित्र का निरंतर अधः पतन होता जा रहा है। अपने देश की उपरोक्त समस्याएं तो प्रमुख हैं, इनके अतिरिक्त भी ऐसी अनेकों उलझनें हैं जिन्हें सुलझाया जाना है। ऐसी असंख्यों आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। प्रारंभिक योजना में उसी द्वितीय चरण के अंतर्गत इन 10 कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज तीनों का ही समग्र निर्माण कर सकने में प्रज्ञा अभियान सफल होगा, ऐसी इसके प्रवर्तक आशा करते हैं। प्रज्ञा अभियान का तीसरा चरण पंचसूत्री है। इसकी जो है मोटी रूपरेखा इस प्रकार है। नंबर 1 पर है युग साहित्य का सृजन और उसे देश के, विश्व के हर भाषाभाषी तक पहुंचना एक बड़ा काम है। विचार क्रांति के बिना लोकमानस को उलटना संभव नहीं है। ये इन दिनों उतनी सरलता पूर्वक वाणी से नहीं हो सकता जितना लेखनी से। मुद्रण की सहायता से युगांतरीय चेतना को हर शिक्षक तक पहुंचाया जा सकता है। शिक्षितों के मुंह से क्रांतिकारी चर्चाएं अशिक्षित के कानों तक पहुंचती हैं और यदि उनमें तर्क, तथ्य, प्रमाण, न्याय, औचित्य का पुट है तो निश्चित रूप से वो जनमानस में अपना स्थान बनाए बिना नहीं रहती। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, रूसों का प्रजातंत्र पिछले ही दिनों विश्व मानस को झकझोर देने में सफल हुई। श्रीमती हैरियट स्टोक की पुस्तक टॉम काका की कुटिया ने अमेरिका में दास प्रथा का अंत करा दिया। नीरो का नास्तिकवाद, जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद, डार्विन का विकासवाद आज एक प्रकार से लोक मान्यताएं बन चुके हैं। हिटलर की मीन कैफ और माओ की लाल किताब ने करोड़ों लोगों के मस्तिष्क इधर से उधर मरोड़ कर रख दिए हैं। ईसाई धर्म और कम्युनिज्म को व्यापक बनाने में उन लोगों के साहित्य ने बहुत गजब की भूमिका निभाई है। हिटलर ने तो कुछ समय तक जर्मनी के समस्त विश्वविद्यालय बंद करके प्रोफेसरों से आदि से अंत तक का नाजीवादी का पाठ्यक्रम लिखवाया था और समस्त छापे खाने तक उसी को छापने में लगे रहे जब तक आरंभिक कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक का पाठ्यक्रम छपकर तैयार न हो गया। वो पढ़ाया गया तो समूचे जर्मनी को विचारधारा ही तदनुरूप ढल गई। इन दिनों ईरान में भी ठीक इसी का अनुकरण हो रहा है। यही उचित और अनुचित की विवेचना नहीं हो सही है। यहाँ वरन साहित्य की शक्ति पर ध्यान दिया जा रहा है। साहित्य की शक्ति कितनी होती है, इस साधन को लोक चिंतन को उलटने के लिए भी प्रयुक्त किया जाना चाहिए। उत्कृष्ट चिंतन को लोकमानस के अंतराल तक पहुंचाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता युग साहित्य के सृजन की ही नहीं, मुद्रण, प्रकाशन और प्रचार विक्रय की भी है। ये तंत्र इतना व्यापक बनना है जिससे देश एवं विश्व के समस्त भाषाभाषियों तथा युग चेतना को पहुंचाया जाना संभव हो सके। विभिन्न विषयों के माध्यम से पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि इस तंत्र के अंतर्गत प्रकाशित एवं प्रचारित की जाती हैं। नंबर 2, लोकमानस को प्रभावित करने में साहित्य के उपरांत दूसरा साधन है कला। कला के अंतर्गत संगीत, अभिनय, चित्र आदि कितने ही कार्यों की गणना होती है। इनका प्रभाव नशीला, उत्तेजक और आकर्षक होने और भावनाओं को लहरा देने के कारण गहरा पड़ता है। इन दिनों के संगीत ने लोकमानस को कामुकता, विलासता के रंग में रंग दिया है। विज्ञापनों के साथ जुड़े तथा कमरों में टंगे चित्रों में से अधिकांश का प्रतिफल यही है। लाउड स्पीकरों पर बजते रहने वाले रिकॉर्ड
तथा छपने वाले गायनों में से अधिकांश की प्रवृत्तियाँ लोक चिंतन को विलासिता के गर्त में ढकेलने की है। नाटक अभिनयों में भी प्रायः यही दृष्टिगोचर होता है। फिल्म उद्योग का प्रभाव इस क्षेत्र में सर्वोपरि है। अखबारों के पाठकों की तुलना में सिनेमा देखने वाले बहुत अधिक हैं। उसका प्रभाव भी सामने है। पोशाक, बाल, श्रृंगार, रंग ढंग, चिंतन, रुझान पर सिनेमा किस प्रकार हावी है, उसे उठती उम्र के नर नारियों को देखकर ही नहीं, प्रौढ़ और परिपक्व का मन स्तर देखकर भी भली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है। साहित्य की शक्ति से फिल्म की शक्ति इन दिनों किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं रह गई। युग साहित्य की तरह ही प्रज्ञा अभियान को कला क्षेत्र में भी प्रवेश करना होगा। संगीत एवं अभिनय के साधनों को नव सृजन से अनुप्राणित करना होगा। विशेषतया फिल्म बनाने वाले ऐसा तंत्र खड़ा करना होगा जो ब्रेन वॉशिंग की क्रांतिकारी भूमिका दृश्य कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। कहना न होगा कि प्रज्ञा अभियान द्वारा संचालित स्लाइड प्रोजेक्टर अपनी प्रतिपादन की विशिष्टता के कारण आश्चर्यजनक गति से लोकप्रिय हो रहे हैं, तो युग चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाई गई फिल्में क्यों न सफल होंगी। अगले दिनों नव सृजन की असंख्यों प्रयोजनों के लिए हजारों लाखों युग शिल्पियों को मोर्चे पर खड़ा करना होगा। छोटे कामों के लिए ढेरों कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है। एक देश के शासन तंत्र की शाखा प्रशाखाओं में लाखों कर्मचारी काम करते हैं। समस्त संसार में तो उनकी संख्या करोड़ों होगी। धर्मतंत्र उससे बड़ा है, उसका कार्यक्षेत्र भी व्यापक है। लोक सेवी, समयदानी, वानप्रस्थ परिव्राजकों का इन दिनों जिस युग परिवर्तन प्रक्रिया के लिए आह्वान किया गया है, उसका उत्साहवर्धक उत्तर भी मिल रहा है। सृजन शिल्पियों को एक बड़ा समुदाय निकट भविष्य से एकत्रित हो जाने की संभावना है। इनके भोजन वस्त्र आदि की निर्वाह व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। प्राचीन समय में साधु ब्राह्मणों का निर्वाह भिक्षा के आधार पर हो जाता था। उन दिनों सम्मान भी था, पर अब स्थिति बदल जाने से वो बात बनेगी नहीं। धर्म स्थानों के अन्य क्षेत्र भी अब दूसरे लोगों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसी दशा में ईसाई चर्च की तरह अपने पादरियों का निर्वाह प्रबंध मिशन को स्वयं ही करना पड़ेगा। सुदामा को इसी का ही प्रयोजन के लिए कृष्ण ने द्वारका वाला वैभव समर्पित कर दिया था। विश्वामित्र ने नई दुनिया बनाने के अभियान में हरिश्चंद्र का योगदान अर्जित किया था। प्रताप की सेना भामाशाह के अनुदान पर गुजर करती रही। युद्धकालीन बिहारों और संघारामों की नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की मूर्धन्यों लोगों ने ही अर्थव्यवस्था संभाली थी। इसी प्रकार ऐसा ही प्रबंध लाला लाजपत राय पीपुल ऑफ इंडिया सोसाइटी के अंतर्गत किया था। मठों के पास इसी प्रयोजनों के लिए विपुल संपदा एकत्रित रहती है। प्रज्ञा मिशन ने उत्तरदायित्व तो इतना बड़ा उठाया, पर इसके ज्ञान घट, धर्म घट प्रज्ञापीठों के 2 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में ही खप जाते हैं। बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे युग शिल्पियों की, उनके परिवारों को ब्राह्मणोचित न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें भी कुछ तो प्रबंध करना ही होगा। नंबर 4, देश की सीमा परिस्थिति से आगे बढ़कर हमें विश्वव्यापक क्षेत्र की ओर ध्यान देना होगा। युगांतरीय युगांतरीय चेतना का आलोक प्रकारांतर से सभी धर्मों में प्रवेश कराया जाना है और हर देश की विज्ञ जनता को साथ लेकर चलना है। विश्व राष्ट्र, विश्व धर्म, विश्व भाषा, विश्व संस्कृति का लक्ष्य सामने है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श अपनाए बिना विवर्तमान विग्रह एवं बिखराव पर काबू पाया न जा सकेगा। इस दिशा में व्यवहारिक और तात्कालिक प्रयास ये होना चाहिए कि संसार भर के
91 देशों में बसे हुए 3 करोड़ प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक आत्मीयता के आधार पर भावना क्षेत्र में बांधे रहने के लिए उत्साहवर्धक कदम उठाया जाए। ये कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। अधिकांश देश के प्रवासी भारतीयों से संपर्क साधा और उन्हें मातृ संस्कृति के संबंध सघन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित एवं तत्पर किया गया है। ये कार्य भविष्य में और भी तीव्र गति से चलेगा। साथ ही ये प्रयत्न भी होगा कि उनके यहाँ आश्रय लेकर इन धर्मों एवं देशों में देव संस्कृति का प्रज्ञा चेतना का व्यापक प्रसार किया जाए। व्यापक एकता एवं प्रगति का यही मार्ग भी है। इस प्रयास ने अधिकाधिक तीव्रता बढ़ती रहे, इसके लिए बहुत सोचना और करना बाकी है। युग शक्ति आत्मशक्ति के रूप में ही उभरेगी। उसके उपार्जन में साधना तपश्चर्या का आश्रय लेना पड़ेगा। उसी स्तर में मनीषा को बनाना होगा। उसके लिए ऐसे साधना केंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ तेजस्वी मनस्वी डाले जा सकें। त्रेता में ऐसे ही विश्वामित्र ने तपोवन में राम लक्ष्मण को बलातिबला क्रियाएँ सिखाई थीं, जिनके सहारे वे असुरता उन्मूलन एवं राम राज्य संस्थापन में समर्थ हो सके। कृष्ण ने संदीपन आश्रम में शिक्षा ही नहीं पाई थी, वरन विशिष्ट शक्ति अर्जित की थी। परशुराम का पराक्रम ऐसे ही तपोवन में उभरा था। लवकुश एवं चक्रवर्ती भरत की ढलाई ऐसी ही टकसाल में हुई थी। गायत्री तीर्थ के रूप में ऐसी ही एक प्रयोगशाला आरंभ की गई है। ब्रह्मचर्य संस्थान के अंतर्गत प्रायः उसी स्तर का यज्ञ विज्ञान खोजा जा रहा है, जैसा कि मध्यकाल में आयुर्वेद ढूंढ निकाला गया था। इस केंद्र से युग चेतना से संबंधित विचारणा द्वारा एक दिव्य क्षमता उत्पन्न करके उसके सहारे प्रज्ञा परिजनों को, प्रज्ञा पुत्रों को, प्रज्ञा पुंजों को आवश्यक प्रकाश प्रेरणा उपलब्ध हो सके, ऐसी चेष्टा की जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रकाश स्तंभ विश्व के हर कोने में खड़े हों और उन अणुशक्ति जैसे उत्पादन केंद्रों की ऊर्जा मानवीय गरिमा को, विश्व व्यवस्था को उच्च स्तरीय बताने की भूमिका संपन्न करे। ब्रह्मवर्चस्व की शोध प्रक्रिया को इसी का शुभारंभ बीजारोपण समझा जा सकता है। आत्मशक्ति को अगले दिनों विश्व को सर्वोपरि शक्ति बनना है और इतना समर्थ होना है कि अवांछनीय प्रवाहों के भंवर में फंसे हुए लोकमानस को अपनी प्रचंड शक्ति को उबारने उछालने में समर्थ हो सके। ये उपार्जन बौद्धिक ही नहीं, आत्मिक क्षेत्र की उच्च स्तरीय क्षमताओं के उभारने पर ही संभव हो सकेगा। प्राचीन काल में ये कार्य आरण्यक तपोवनों में बैठकर योगी तपस्वी करते थे। आज की स्थिति के अनुरूप उसके दूसरे आधार बन सकते हैं। यही है प्रज्ञा संस्थानों की, जन जागृत केंद्रों की क्रिया प्रणाली तथा प्रज्ञा अभियानों की भावी योजनाओं की एक झांकी। परम पूज्य गुरुदेव ने इस झांकी में सप्त क्रांतियों के बारे में और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है, उसके विषय में हम सबको अवगत कराया है और हम सबको उनके मार्ग निर्देशन पर चलते हुए एक एक कदम आगे बढ़कर उनके सपनों को साकार करना है। ओम शांति शांति शांति। आज का स्वाध्याय समाप्त। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। यदि हमारा स्वाध्याय आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। प्रणाम।